हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैपिड रिवीजन 1.0। और इस रैपिड रिवीजन के अमेजिंग सीरीज में हम सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ को बहुत अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हमने बहुत सारी चीजें रिवाइज कर ली है। हमने चैप्टर नंबर 1 रिवाइज कर लिया इन जस्ट 52 मिनट्स। चैप्टर नंबर 2, जी हाँ दोस्तों, आपके सिलेबस का सबसे बड़ा पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरे के पूरे 9 यूनिट्स जो है हो चुके हैं रिवाइज। फिर हमने रिवीजन किसका किया? चैप्टर नंबर 6 कंपनीज एक्ट का। फिर हमने रिवीजन किया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के भी 3 यूनिट्स हो चुके हैं रिवाइज। जी हाँ दोस्तों, 4 में से 3 हो चुके हैं, बचा कितना? 1। और 1 कब रिवाइज होगा? आज। तो सिर्फ सिंगल यूनिट जो है बचा हुआ है रिवाइज करने को, और फिर हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी हो जाएगा कंप्लीट। ओके, सो ये रिवीजन किससे किया है? हमने ये रिवीजन किया है मेरे हैंड रिटन नोट्स की हेल्प से, ठीक है, जो इतने क्रिस्प है बट इतने कंप्लीट है कि हमारा रिवीजन एकदम टाइमली बेसिस में चल रहा है। ओके, चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ द लास्ट यूनिट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जी हाँ दोस्तों, लास्ट यूनिट में पहुंच चुके हैं, जो किसके बारे में है? अनपेड सेलर। दिस यूनिट इज ऑल अबाउट अनपेड सेलर। अब ये अनपेड सेलर कौन होता है? चैप्टर यूनिट नंबर 3 में भी आया था अनपेड सेलर। अगर अनपेड सेलर जो है किसी को बेचता है सामान तो उसको वैलिड टाइटल जाता है। तो ये अनपेड सेलर है कौन? आके देखें इसको, चलो देखते हैं। तो अनपेड सेलर कौन होता है पता है? अनपेड सेलर वो पर्सन होता है जिसको अपने गुड्स का प्राइस नहीं मिला हो। गुड्स का प्राइस नहीं मिला हो, फुल प्राइस। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को 1000 रुपए में गुड्स बेचा, ठीक है, और उसने मेरे को 800 रुपए दे दिए, और मान लो 200 रुपए उसने मेरे को नहीं दिए, तो क्या मैं अनपेड सेलर हूँ? यस। जब तक कि फुल प्राइस नहीं मिल जाता ना, तब तक के जो है सेलर जो है अनपेड सेलर रहेगा, पूरा प्राइस जब तक के नहीं मिल जाता, ठीक है। लेकिन एक चीज सुनो, मैंने 1000 रुपए में गुड्स बेचा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने 1 महीने की उधारी में बेचा, तो क्या मैं विद इन 1 मंथ, जब तक कि उसका पीरियड नहीं आया है, ड्यू नहीं हुआ है पेमेंट, क्या मैं अनपेड सेलर बन जाऊंगी? नहीं। जब वो ड्यू होगी ना पेमेंट, तब जाके जो है, और अगर उसके बाद भी मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, तब जाके मैं अनपेड सेलर बनूंगी। उसके पहले मैं अनपेड सेलर नहीं बनूंगी, ठीक है। तो जब तक कि फुल प्राइस नहीं मिल जाता, या फिर मान लो मैंने किसी को गुड्स बेचा, उसने मेरे को दे दिया, ये ले चेक रख, ठीक है, उसने मेरे को चेक दे दिया, उसने मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दे दिए, और जब मैं वो चेक लेके गई बैंक, तो हो गया पोपट। कैसे हो गया पता है? ये चेक हो गया डिसऑनर। ये चेक हो गया डिसऑनर। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, जब चेक डिसऑनर हो रहा है तो क्या मेरे को पेमेंट मिल गई? क्या नहीं मिली? तो मैं क्या रहूंगी? अनपेड सेलर। ओके, तो अनपेड सेलर क्या होता है वो तो समझ में आ गया सबको। ओके, तो चलो, अनपेड सेलर जिसको पैसा नहीं मिला है भाई साहब, तो जिसको पैसा नहीं मिला है तो आपको कुछ तो राइट्स उसको देने पड़ेंगे ना, कि वो क्या करे, अपने पैसे को वसूल सके, ठीक है, उसको राइट्स तो देगा लॉ। तो उसको 2 टाइप के राइट्स मिले हैं, ठीक है, उसको 2 टाइप के राइट्स मिले हैं। एक पहला राइट तो मिला है उसको, राइट्स अगेंस्ट द गुड्स। राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, जो गुड्स उसने बेचा है ना, उसके अगेंस्ट उसको राइट्स मिल रहे हैं। और दूसरा राइट्स उसको मिल रहा है, राइट्स अगेंस्ट द बायर। राइट्स अगेंस्ट द बायर, बायर के अगेंस्ट उसको राइट्स मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, राइट्स, सबसे पहले तो अपन इसको पढ़ेंगे, राइट्स अगेंस्ट द गुड्स को, ठीक है, फिर हम जाएंगे राइट्स अगेंस्ट द बायर। तो राइट्स अगेंस्ट द गुड्स क्या होते हैं? ठीक है, अब राइट्स अगेंस्ट द गुड्स में भी ना अपने पास 3 वेराइटी है। एक है राइट्स ऑफ लीन, दूसरी है राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, एंड तीसरी राइट्स है राइट्स ऑफ रीसेल। राइट्स ऑफ रीसेल। अब ये राइट्स ऑफ लीन क्या है? लीन मतलब होता है अपने पास पोजेशन रख लेना, ठीक है, टू रिटेन द पोजेशन। लीन मतलब होता है अपने पास जब्त करके रख लेना, टू रिटेन द पोजेशन।
अब ये कब एक्सरसाइज हो सकती है? रिटेन मतलब अपने पास ही रख लेना, मतलब बायर को सामान दो ही मत, गुड्स अपने पास ही रख लो। अब ये कब होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये कब होता है, मान लो पहला केस देखते हैं, पहला केस है कैश सेल्स। पहला केस है कैश सेल्स। मैंने जो है किसी को, मैं मान लो सेलर हूँ और मैं किसी को माल बेच रही हूँ, ठीक है। अगली पार्टी बोलती है ठीक है ये गुड्स बहुत पसंद आया, इसकी डील डन करते हैं, और पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और वो मेरे को बोलती है कि एक काम करती हूँ मैं ना, आपको जो है पेमेंट जो है थोड़ी देर बाद करती हूँ और मेरे को ये गुड्स दे दो। तो मैंने उसको क्या बोला, कि मैंने उसको बोला कि भाई मैं तो कैश सेल कर रही हूँ, ठीक है, और अगर तू गुड्स लेके जाना चाहती है तो मेरे को पहले पैसा दे, जब तक कि तू पैसा नहीं देगी मैं गुड्स तेरे को ले जाने नहीं दूंगी। तो ऐसा केस है जहाँ पे कैश सेल है, वहां पे सेलर क्या कर सकता है, अपनी लीन एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब गुड्स की पोजीशन अपने पास ही रखे जब तक कि क्या ना हो उसको पेमेंट नहीं मिल जाती, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं सेकेंड केस जहाँ पे लीन एक्सरसाइज की जा सकती है, ठीक है। सेकेंड केस है क्रेडिट सेल्स। हमने किसी को उधारी में माल दिया और मान लो उसको 15 डेज की उधारी दी, ठीक है, 15 दिन की उधारी में माल दिया, और 15 दिन की उधारी में माल तो दिया लेकिन अभी गुड्स अभी भी जो है सेलर की पोजीशन में ही है, बायर के पास गुड्स नहीं गया है, सेलर अपने पास ही रखा हुआ है, और 15 दिन की उधारी है, पैसा लेके आएगा और फिर हम उसको माल देंगे। तो इस केस में भी जो है अगर 15 दिन में पैसा नहीं मिला तो लीन एक्सरसाइज की जा सकती है, ठीक है। तो हमने दो केस देखा, कौन सा, जहाँ पे कैश सेल हुआ पैसा नहीं मिला, क्रेडिट सेल हुआ टर्म्स खत्म हो गए तो भी पैसा नहीं मिला। तो अगर गुड्स सेलर की पोजीशन में ही है, ये याद रखना, लीन एक्सरसाइज करने के लिए गुड्स जो है सेलर की पोजीशन में होना जरूरी है, तभी वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। तो गुड्स की सेलर की पोजीशन में तो वो लीन एक्सरसाइज कर लेगा। या फिर मान लो थर्ड केस जो है, अगर मान लो बायर जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो भैया हमको समझ में आ चुका है ये भाई साहब ये पेमेंट करने वाला नहीं है। मान लो हमने उसको 30 डेज का क्रेडिट दिया था, 15वें दिन ही हमको पता चल गया कि भैया हमारा बायर इंसॉल्वेंट हो गया, उसका क्रेडिट पीरियड खत्म भी नहीं हुआ है, उसके पहले ही पता चल गया, तो भी हम क्या कर सकते हैं, लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। लीन का मतलब यह है कि आपके पास गुड्स है ना तो अपने पास ही रखो, अगली पार्टी को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो वो गुड्स अगर अगली पार्टी के पास पहुंच चुका है तो क्या आप लीन एक्सरसाइज कर सकते हो? तब नहीं कर सकते, तब हम लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लीन एक्सरसाइज करने के लिए गुड्स का हमारे पास ही होना जरूरी है, ठीक है। तो पहला राइट जो है, पहला राइट जो अनपेड सेलर को मिल रहा है, अनपेड सेलर को अगेंस्ट द गुड्स के थ्रू जो राइट मिल रहा है, दैट इज राइट ऑफ लीन। वो कब एक्सरसाइज कर सकता है? जब उसके पास गुड्स की पोजीशन हो, जब गुड्स उसी के पास ही हो तब। दूसरा केस क्या है पता है? राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इसका क्या मतलब है पता है? गुड्स जो है, गुड्स जो है सेलर के हाथ से निकल चुके हैं, गुड्स जो है सेलर के पास से निकल चुके हैं बायर के पास जाने के लिए, लेकिन अभी तक बायर के पास पहुंचे ही नहीं है। तो सेलर के पास से निकल चुके हैं बायर के पास जाने के लिए, लेकिन बायर तक पहुंचे भी नहीं है, मतलब गुड्स कहाँ पे है? ट्रांजिट में है, गुड्स ट्रांजिट में है। तो इस केस में जो है जब गुड्स ट्रांजिट में है तो सेलर एक्सरसाइज कर सकता है अपना राइट, राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। लेकिन ये राइट उसको एक्सरसाइज करना है ना तो उसको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या कंडीशंस है देख ले जल्दी से, देखो ये कहाँ पे है कंडीशंस? ओके, वन सेकेंड वन सेकेंड। अनपेड सेलर हो गया, सेलर्स लीन हो गया, टर्मिनेशन ऑफ लीन ये वाला है, ठीक है। राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है। तो ये कब एक्सरसाइज कर सकता है? कंडीशंस क्या है? सेलर मस्ट बी अनपेड। अरे भैया एक बात बताओ, अगर सेलर को पूरा पेमेंट मिल गया है तो क्या उसको माल बीच में रुकवाना चाहिए क्या? अब तो बायर का हक है उस माल के ऊपर, तब फिर वो जो है स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकता, मतलब उसका अनपेड सेलर होना जरूरी है। दूसरा है गुड्स मस्ट बी आउट ऑफ हिज पोजीशन, गुड्स जो है सेलर के पास से निकल चुके हैं, ठीक है। तीसरा है गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट, मतलब ये सेलर के पास से निकल चुके हैं, ट्रांजिट में है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, जब गुड्स ट्रांजिट में है ना तब सेलर को पता चला भैया सामने वाला बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में वो गुड्स को रास्ते में ही रुकवा सकता है, ठीक है, ट्रांजिट में ही रुकवा देगा और बोलेगा भैया मेरे गुड्स को क्या कर, वापस आके मेरे को रिटर्न कर। जो भी ट्रांसपोर्टर है ना
उसको बोलेगा मेरे गुड्स को क्या कर, रिटर्न कर। लेकिन याद रखना वो गुड्स को तभी ही स्टॉप कर सकता है, सिर्फ एक कंडीशन है, जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। जबकि लीन वो 3 कंडीशन में एक्सरसाइज कर सकता था। अगर उसको पैसा नहीं मिला है कैश सेल में, या क्रेडिट सेल का पीरियड खत्म हो चुका है तो पैसा नहीं मिला है, या बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखना, बायर इंसॉल्वेंट हो गया है ना, तभी वो क्या कर सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या देखना है कि ट्रांजिट की ड्यूरेशन क्या होती है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। ठीक है, अब याद रखना ये गुड्स जो है यहाँ से चले, मान लो यहाँ से निकल रहे, रायपुर से गुड्स निकल रहे हैं और ये गुड्स जाने वाले हैं बॉम्बे। ठीक है, ये गुड्स जाने वाले हैं बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे पहुंचे गुड्स, और जब बायर है या बायर का एजेंट है वो गुड्स की डिलीवरी ले लेता है। जैसे ही बायर या उसका एजेंट गुड्स की डिलीवरी ले लिया, भले बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, जैसे ही उसने डिलीवरी ले लिया मतलब ट्रांजिट खत्म। और जैसे ही ट्रांजिट खत्म हो गया उसके बाद जो है ये जो सेलर है ना, स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकता। तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब तक के कर सकते हैं, जब गुड्स ट्रांजिट में हो, रास्ते में हो। ठीक है, अब एक और केस देखते हैं, एक केस और देखते हैं, पता है क्या, मान लो कि ये बायर या उसका एजेंट नागपुर आ गए, नागपुर आ गए और नागपुर आके जो है इन लोग गुड्स की डिलीवरी ले लिए। तो जब नागपुर आके पहले आके मान लो गुड्स की डिलीवरी ले लिए तो यहीं पे ही जो है ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। मतलब बायर कभी भी गुड्स की डिलीवरी ले ले या उसका एजेंट कभी भी गुड्स की डिलीवरी ले ले, ट्रांजिट वहीं पे ही हो जाता है खत्म। ठीक है, मान लो कि ये जो बायर है, ठीक है, ये बायर जो है, ये जो है ना रायपुर के सेलर को अपना शिप दे, सॉरी शिप बोल रही है, शिप कहाँ से आएगा, अपना ट्रक भिजवाया है, अपना ही व्हीकल भिजवाया, मतलब अपने ही एजेंट को भिजवाया है माल लेके आने के लिए। तो जैसे ही ये रायपुर का सेलर ये ट्रक वाले को माल दे दिया वैसे ही ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि वो बायर का ही एजेंट है। तो अगर बायर अपने द्वारा चार्टर्ड व्हीकल्स या चार्टर्ड शिप में माल डलवाता है ना, मतलब बायर को माल की डिलीवरी हो चुकी है और ट्रांजिट वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर सेलर चाहे तो भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकता, याद रखना। अगर मान लो सेलर जो है, ठीक है, सेलर पार्ट डिलीवरी कर रहा है, सेलर पार्ट डिलीवरी कर रहा है, लेकिन याद रखना ये वो वाली पार्ट डिलीवरी है, जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया था पिछली क्लास में, 1000 शर्ट्स की डिलीवरी करना था। ठीक है, 1000 शर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसकी डिलीवरी करना था, और सेलर ने जो है बोला ठीक है अभी 200 की डिलीवरी कर रहा हूँ, पीछे पीछे जो है 800 यूनिट भी आ रहे हैं, तो पार्ट डिलीवरी कर रहा है। अगर बायर ने जो है पार्ट डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली, 200 यूनिट उसको मिल गया, तो रिमेनिंग 800 की भी डिलीवरी हो गई है ये मान लेंगे। तो क्या रिमेनिंग 800 में सेलर जो है स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है क्या, नहीं कर पाएगा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर पाएगा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब माल जहां पे है वहीं पे रुकवाओ और उसको अपने पास वापस बुलवाओ, उसको क्या करो, अपने पास वापस बुलवाओ। क्यों, क्योंकि बायर हो गया इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब तक के कर सकता है, जब माल रास्ते में, और रास्ते में कब तक के रहेगा, जब तक कि बायर या उसका एजेंट उसकी डिलीवरी ना ले ले। ठीक है, क्लियर ये बात, ओके। अच्छा, ये रुकवाएगा कब तक है वो तो पिक्चर क्लियर है, लेकिन रुकवाएगा कैसे, हाउ। तो देखो, या तो उसके पास अगर ट्रांसपोर्टर का नंबर है तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्टर को कॉल करेगा। ठीक है, कॉल करेगा और बोलेगा कि भाई एक काम कर, जहाँ पे है वहीं पे रुक जा और माल वापस मेरे पास ले आ। या तो बोलेगा कि एक काम कर, तू जहाँ पहुंचा वहीं रुक, मैं दूसरी जगह बोल रहा हूँ वहां जाके डिलीवरी करना। ठीक है, या तो अपने पास बुलवाएगा या कहीं और डिलीवरी करने बोलेगा। तो जो भी ये डायरेक्शंस दे रहा है उसका खर्चा कौन उठाएगा, उसका खर्चा सेलर ही उठाएगा। सेलर वापस माल मंगवा रहा है या कहीं भी भेजने बोल रहा है, उसका खर्चा कौन उठाएगा, सेलर उठाएगा। ठीक है, तो ये वो क्या करेगा, ऐसे करके रोकेगा। हो सकता है कि उसके पास जो है जो ट्रक ड्राइवर है उसका नंबर ना हो, तो वो उसके प्रिंसिपल को फोन करेगा। ठीक है, जिस ट्रांसपोर्टिंग कंपनी का जो ओनर है ना, उस ओनर के पास तो हो सकता है बहुत सारी ट्रक्स हो, ट्रक ड्राइवर कौन सा ले जा रहा है पता नहीं है आपको, बट आपको प्रिंसिपल का नाम पता है, ओनर जो ट्रक ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है वहां के ओनर का नाम पता है, तो आप उसको कॉल करो और उसको बोलो कि भैया तुम्हारे ट्रक ड्राइवर को बोल दो कि जहां पे है वहीं पे रुक जाए, माल वापस लेके आ जाए। ठीक है, ऐसा आप किसको बोल सकते हो, उसके प्रिंसिपल को भी बोल सकते हो। लेकिन याद रखना एक चीज जरूरी है, ठीक है, जब आप उनको कॉल कर रहे हो ना, उस जगह पे नेटवर्क अगर नहीं होगा तो फिर वो ट्रांसपोर्टिंग कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है,
और नेटवर्क नहीं है और वो माल डिलीवर कर दिए बायर या उसके एजेंट को, तो फिर डिलीवरी कंप्लीट मान ली जाएगी, मान लिया जाएगा कि ट्रांजिट कंप्लीट हो चुका है, आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ओके, तो देखो अपन ने ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट देख लिया, मैंने पूरे केसेस आपको बता दिया, पार्ट डिलीवरी वाले केस भी बता दिया। अगर आपने बायर के एजेंट बायर को, बायर की शिप को, बायर के जो ऑथराइज्ड व्हीकल को डिलीवरी दे दी, मतलब बायर को डिलीवरी हो गई है। ओके चलो, अब कैसे करेंगे स्टॉपेज इन ट्रांजिट? तो एक्चुअल पोजेशन जो है गुड्स की, या तो आप एक चीज ये भी कर सकते हो, भैया आपको माल रोकना है, तो मान लो रायपुर से माल गया और वो थोड़ा ही दूर गया और मेरे को पता चल गया कि जो है बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो मैं भागते भागते वो जगह जाऊंगी और गुड्स की एक्चुअल पोजेशन अपने पास वापस ले लूंगी। ठीक है, या तो मान लो दूर चले गए तो हम नोटिस देंगे टू द ट्रांसपोर्टर कैरियर कि भैया तू आगे डिलीवरी मत करना गुड्स। ठीक है, तो ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे करेंगे वो हमने देख लिया। अब आ जाओ हम एक बार टेक्स्ट से ये देख लेते हैं कि क्या देख लेते हैं, हम टेक्स्ट से ये देख लेते हैं कि सेलर की लीन जो है, पहला जो हमने पढ़ा था लीन, तो लीन कब एक्सरसाइज कर सकता है कैश सेल में, क्रेडिट सेल में, या फिर बायर जब इंसॉल्वेंट हो जाता है तब। ओके चलो, एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेक्शन 48 क्या बोलता है पता है? ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। अगर अनपेड सेलर है, उसने अगर पार्ट डिलीवरी कर दी है, ठीक है, अगर उसने पार्ट डिलीवरी कर दी है ना, तो वो रिमेनिंग पार्ट में लीन एक्सरसाइज कर सकता है, ही कैन एक्सरसाइज लीन ऑन द रिमेनिंग पार्ट। लेकिन स्टॉपेज इन ट्रांजिट में याद रखना, अगर आपने पार्ट डिलीवरी कर दी मतलब पूरे चीज का ट्रांजिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लीन के केस में अगर पार्ट डिलीवरी किए तो रिमेनिंग पार्ट में आप लीन एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये है। ओके, अब देखो लीन जो है वो आपका खत्म कब हो जाएगा? व्हेन विल लीन टर्मिनेट? जो लीन है अपने पास ही पोजेशन रखने का राइट्स कब खत्म हो जाएगा? जब आप गुड्स जो है खुद की मर्जी से जाके ट्रांसपोर्टर को दे दिए, आपको पता चल चुका है आपको पेमेंट नहीं मिली है, कैश सेल था पेमेंट नहीं मिली, क्रेडिट सेल था टाइम निकल गया तो भी पेमेंट नहीं मिली, तो भी आपने ट्रांसपोर्टर को दे दिया, तो फिर आपका लीन जो है वो राइट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हो, बट लीन का राइट तो हो जाएगा खत्म। या फिर जो है बायर लॉफुल तरीके से आके आपके पास से गुड्स की डिलीवरी लेके जाता है, कोर्ट का ऑर्डर लेके आया और आपके पास से गुड्स की डिलीवरी लेके चले गया, तो लॉफुल तरीके से जो है अगर गुड्स की डिलीवरी लेके चले गया, आपको पैसा दे दिया, पेमेंट दे दिया, तो फिर तो लीन वैसे ही खत्म हो गई। फिर उसके बाद सेलर ने अपना राइट्स छोड़ दिया लीन का, सेलर बोलता है छोड़ यार, जाने दे, वो बाद में पेमेंट कर देगा, भले कैश सेल की बात थी ना, मेरे को बंदे के ऊपर विश्वास है, वो मेरा पेमेंट कर देगा। तो जब आप अपना राइट्स ही छोड़ दिया है, तो फिर उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाएगी। या फिर बाय स्टोपल, ठीक है, दैट इज सेलर कंडक्ट्स इन अ वे टू शो दैट लीन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब सेलर जो है ना ऐसा शो कर रहा है बायर के सामने या किसी के भी सामने कि भैया लीन है ही नहीं, मैं लीन एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा हूँ। तो जब आप ऐसा शो कर रहे हो बायर के सामने कि आप लीन में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो, तो फिर आप बाद में मुकर नहीं सकते। स्टोपल का लॉ क्या बोलता है? मुकरना मना है। तो आपने एक बार शो कर दिया ना कि आप लीन में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर आपका लीन का जो राइट है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये है टर्मिनेशन ऑफ लीन। ठीक है, तो लीन कब टर्मिनेट होगी? ओके चलो, तो ये हमने देख लिया क्या लीन का टर्मिनेशन कैसे होगा, हमने देख लिया कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे होगा। तो हम क्या पढ़ चुके हैं दोस्तों? हम क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ रहे हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर को लॉ ने क्या क्या राइट्स दिया है? अनपेड सेलर को लॉ ने जो है गुड्स के अगेंस्ट राइट्स दिया है। गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट्स दिया है कि आप क्या करो, गुड्स अगर आपकी पोजीशन में है तो लीन एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, गुड्स अगर आपके हाथ से निकल चुके हैं लेकिन ट्रांजिट में है तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर लो, अपने पास गुड्स वापस मंगवा लो। और ये गुड्स आप मंगवा के क्या इसका अचार डालोगे? क्या अपने पास सजा के रखोगे कि फिर से किसी और को बेचोगे, फिर से किसी और को बेचेंगे? सो थर्ड राइट जो है अगेंस्ट द गुड्स, दैट इज राइट्स ऑफ रीसेल। ठीक है, वो गुड्स को क्या करो, आगे किसी और को बेच दो। यही जो है ना राइट्स ऑफ रीसेल, अपन ने पिछले यूनिट में पढ़ा था कि एक नॉन ओनर भी वैलिड टाइटल दे सकता है। तो मान लो कि हमने जब किसी को गुड्स बेच दिया था लेकिन लीन एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि सामने वाली पार्टी पेमेंट नहीं कर रही है, तो फिर अब हम वो गुड्स किसी और को बेचेंगे। तो जब हम किसी सब्सिक्वेंट बायर को वो गुड्स बेचेंगे ना, उसके पास वैलिड टाइटल जाता है। याद है पिछले यूनिट में हमने ये बात पढ़ी थी।
ओके चलो, अब राइट्स ऑफ रीसेल क्या बोलता है भैया, बायर क्या सेलर क्या कर सकता है, पैसा नहीं मिला ना तो वो गुड्स को वापस बेच सकता है। ये आप डिफरेंस कर लेना, बहुत इजी सा है, लीन और स्टॉप इसमें स्टॉपेज इन ट्रांजिट में। ओके चलो अपन यहाँ पे पहले देखते हैं राइट्स ऑफ रीसेल। तो राइट्स ऑफ रीसेल क्या बोलता है, देखो राइट्स ऑफ रीसेल ये बोलता है कि वैसे तो देखो जो सेलर है अगर वो गुड्स को रीसेल कर रहा है तो पहले उसको बायर को नोटिस देनी चाहिए कि भाई देख तू पेमेंट नहीं कर रहा है ना, मैं किसी और को गुड्स जो है बेच रहा हूँ। लेकिन अगर पेरिशेबल नेचर का गुड्स है तो यहाँ पे नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैया गुड्स खराब हो जाएंगे जल्दी से, तो जितना जल्दी हो सके आपको क्या करना चाहिए, गुड्स को बेच देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपको बायर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है कि आप गुड्स को क्या कर रहे हो, रीसेल कर रहे हो, ठीक है। लेकिन नॉर्मल गुड्स है तो सेलर जो है उसको क्या करना चाहिए, बायर को जो है इन्फॉर्म करना चाहिए, उसको नोटिस देना चाहिए कि बायर भाई साहब सुनो, मैं जो हूँ ना आपका गुड्स जो आपको मैंने बेचा था, क्योंकि आप मेरी पेमेंट नहीं कर रहे हो तो मैं किसी और को बेच रहा हूँ, ठीक है। तो एक रीजनेबल नोटिस देना चाहिए, एक रीजनेबल टाइम भी देना चाहिए कि बायर अभी भी तो चाहे तो क्या कर सकता है, अपना गुड्स जो है पैसा देके मेरे पास से ले जा सकता है, ठीक है। अगर रीजनेबल टाइम में भी बायर रिएक्ट नहीं करता है तो सेलर क्या करेगा, गुड्स को सेल कर देगा। अगर मान लो उसने ओरिजिनल बायर को जो है 10,000 में गुड्स दिया था, मतलब डील 10,000 में हुई थी, और जो सब बाकी फिर से सब्सिक्वेंट बायर है उसको 12,000 में बेच रहा है, तो जो 2,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना वो सेलर की जेब में जाएगा, ठीक है, सेलर की जेब में जाएगा। और अगर मान लो कि वो गुड्स जो है इसने ओरिजिनल बायर को 10,000 में बेचा था, बाद में सब्सिक्वेंटली इसने जो है 8,000 में बेचा, तो जो 2,000 का लॉस है ना वो ये ओरिजिनल बायर से वसूलेगा, ठीक है। क्यों वसूलेगा पता है, क्योंकि इसने नोटिस दे दी थी, इसने नोटिस दे दी थी। अब जस्ट पिक्चर को चेंज करो, बस ये एज्यूम करते हैं कि इसने नोटिस नहीं दी है, इसने क्या नहीं किया, नोटिस नहीं दी, मतलब सेलर है ये बायर है, सेलर ने बायर को नहीं बताया कि मैं किसी और को गुड्स बेच रहा हूँ, तो इस केस में क्या होगा पता है, अगर इसको एक्स्ट्रा पैसा मिल गया ना तो वो इसको ये बायर को देना पड़ेगा, और अगर लॉस हो गया ना तो वो लॉस ये बायर से वसूल नहीं पाएगा। तो नोटिस की पावर समझ रहे हो अगर नोटिस दे रहे हो ना तो उस केस में जो भी एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल रहा है तो वो आपके जेब में जाएगा और लॉस आप बायर से लोगे। जबकि नोटिस जब नहीं देंगे तो फिर आप नुकसान में रहोगे, क्योंकि अगर आपको एक्स्ट्रा में बेचा तो फिर आपको बायर को देना पड़ेगा, लॉस कर दिए तो उस केस में जो है आपको खुद अपनी जेब से भरना पड़ेगा। ओके चलो 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 आगे पढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया पेरिशेबल नेचर का, नोटिस वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हमने ध्यान से, अगर मैंने मेरा ओरिजिनल बायर को नोटिस दिया हो चाहे नहीं दिया हो, जो सब्सिक्वेंट बायर है ना उसको वैलिड टाइटल जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट बायर के टाइटल में कोई इशू नहीं होगा, नोटिस दी गई हो चाहे नहीं दी गई हो। If the seller has reserved the rights of resale, he is not even required to give the notice of resale. Rights of resale मतलब सेलर ना स्टार्टिंग से क्लियर था कि मेरे को तू पेमेंट नहीं करेगा ना, अगर मैं तेरे को नोटिस वोटिस नहीं देने वाला बैठ के कि मैं कहीं और बेच दूंगा, भैया मैं सीधा उठा के गुड्स बेच दूंगा। जब स्टार्टिंग से इस बात को आप क्लियर रख रहे हो तो उसके इसमें नोटिस भी देने की जरूरत नहीं है, और जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो आप ही के जेब में आएगा, और जो लॉस होगा वो ओरिजिनल बायर को बियर करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग से क्लैरिटी होनी चाहिए इस बात में। ओके, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज नॉट ट्रांसफर्ड द अनपेड सेलर में विदहोल्ड द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब ये अलग बात है, ये एग्रीमेंट टू सेल की बात है, क्योंकि देखो सेल में तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है तो हम लीन एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल, मान लो मैंने किसी के साथ एग्री किया कि मैं तेरे को माल बेचूंगी, प्रोवाइडेड जो है तू मेरे को अभी पेमेंट कर दे, एडवांस पेमेंट चाहिए, अगली पार्टी एडवांस पेमेंट नहीं कर रही तो मैं क्या करूंगी, विदहोल्ड कर दूंगी डिलीवरी को, डिलीवरी दूंगी अच्छी नहीं, सीधी सी सिंपल सी बात। जब आपका डेट डिसाइडेड है, माल बाद में जाएगा, पेमेंट अभी चाहिए, पेमेंट नहीं मिली तो आप क्या करोगे, डिलीवरी को विदहोल्ड करके रख दोगे, ठीक है। ये है, तो ये हमने पढ़ लिया क्या, राइट्स ऑफ रीसेल के बारे में। हमने लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का डिफरेंस जो है बहुत इजी सा है, ये आप लोग देख सकते हो। अब एक वन थिंग विच वी हैव टू सी हियर इज सेक्शन 53, ठीक है। सेक्शन 53 क्या है, इफेक्ट्स ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर। अगर बायर क्या करता है पता है, आपसे सामान लेता है, या तो उसको आगे बेच देता है, या तो उसको क्या कर देता है, प्लेज कर देता है, गिरवी रखा देता है
तो सेलर का जो लीन का राइट है या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट है, उस राइट के साथ क्या होगा, ठीक है। तो उस राइट्स जो है, वो जो राइट है ना ऑफ लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट, वो बरकरार रहेगी। तो मान लो, ठीक है, अपन इसको एक बार, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये है ए, ये है बी। अब क्या होता है, ए जो है ना बी को जो है गुड्स क्या करता है, सेल करता है, ठीक है। और बी जो है या तो उस गुड्स को क्या कर रहा है, सबसेल कर रहा है, या तो प्लेज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे ए का राइट्स जो है ना, राइट्स ऑफ लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अभी भी जो है ए चाहे तो लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट एक्सरसाइज कर सकता है। अब चलो एक चीज ध्यान से सुनो, ए ने जो है बी को माल बेचा, ठीक है, गुड्स जो है निकल गया यहाँ से, बस पहुंच रहा है, यहाँ जा रहा है, उसके पहले बी ने जो है वो माल क्या कर दिया, एग्जाम्पल प्लेज को एक बार अभी हटा देते हैं, बी ने जो है वो माल क्या कर दिया, सी को बेच दिया। गुड्स रास्ते में ही ऐसा ही होता है ना कि भैया बी बोल दिया कि मेरे पास माल आ रहा है, अब मैं तेरे को ट्रांसफर करता हूँ, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सी के साथ, ठीक है, और गुड्स अभी कहाँ पे है, रास्ते में ही है। ए को पता चल गया कि भैया जो बी है ना वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो ए बोलता है, रास्ते जो है ड्राइवर को कॉल करता है, ट्रांसपोर्टर को कॉल करता है, बोलता है जहां है वहीं रुक जा और गुड्स को वापस मेरे को लाके दे दे, जहां है वहीं रुक जा। तो ये क्या कर रहा है, अपने स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट एक्सरसाइज कर रहा है। तो क्या वो कर सकता है कि नहीं, यस वो कर सकता है, ठीक है, वो कर सकता है। अब मान लो, ठीक है, एक तो ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट का यहाँ पे राइट एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है, लेकिन दो केसेस ऐसे हैं, याद रखना, दो केसेस ऐसे हैं जहां पे जो है एक्सेप्शंस हैं, जहां पे जो ए द सेलर जो है अपने राइट्स ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट को छोड़ रहा है, वो अपने राइट्स को छोड़ रहा है या एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। कौन से केसेस है, फर्स्ट केस देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस ये है कि ये जो सेलर है ना ए, ये खुद बोल रहा है भाई, बी जो है, बी आया ए के पास हाथ जोड़ रहा है कि भाई सुनो, ए भाई सुन, मैं क्या कर रहा हूँ पता है, तेरे से मैं माल ले रहा हूँ 10,000 में, आगे मैं माल बेच रहा हूँ 20,000 में, जैसे ही माल बिकेगा सबसे पहला पेमेंट लाके तेरे चरणों में मैं रख दूंगा, चरणों में नहीं यार, पैसे को चरणों में थोड़ी ना रखते, तेरे हाथों में रख दूंगा, तेरे हाथों में मैं वो पैसे लाके रख दूंगा। तो ए बोलता है ठीक है, चल ठीक है भाई, जी ले अपनी जिंदगी और जा, एक काम कर, तू ये गुड्स को जो है आगे जाके बेच दे और मेरे को पेमेंट लाके दे देना। तो जब सेलर खुद ही रेडी है, खुद ही रेडी है, वो खुद ही बोल रहा है कि भाई ठीक है, एक काम ये ऐसा तू कर सकता है, तो उस केस में जो है सेलर फिर को, सेलर का जो राइट्स ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि खुद ही वो राइट छोड़ रहा है अपना, खुद ही अलाउ कर रहा है बायर को कि भाई बी या तो तू माल बेच दे या कहीं मॉर्टगेज करा दे और मेरे को पैसा लाके मेरा दे दे, ठीक है। दूसरा केस क्या है पता है, दूसरा केस ये है, ये सेलर है, ठीक है, सब चीजों को एक बार रब कर देते हैं, बन टन टन, ठीक है, मॉर्टगेज को एक बार हटा देते हैं, सेल को ही रखते हैं। तो ए जो कि सेलर है, ये ना क्या कर रहा है पता है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल जो है ये दे रहा है बी को, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स। आपको ये पता होना चाहिए अभी तक कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स को जो है वो देख के भी अपन क्या कर सकते हैं, गुड्स की डिलीवरी कर सकते हैं। तो ए ने जो है बी को ऐसे ही गुड्स की डिलीवरी कर दी, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स देके, एंड बी ने जो है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स सी को ट्रांसफर कर दिए, और सी ने जो है गुड फेथ में जो है क्या करा, वो गुड्स को परचेज किया था, ठीक है, गुड्स नहीं मिले बट डॉक्यूमेंट्स तो मिल गया, एंड डॉक्यूमेंट्स के मिलने का मतलब डिलीवरी हो चुकी है, तो उसने गुड फेथ में जो है क्या किया है, बाय किया है। तो इस केस में जो है ए चाह के भी जो है अपना जो लीन का राइट है या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे नॉर्मल रूल है कि भाई सब सेल हो जाए, प्लेज हो जाए, जो सेलर का राइट ऑफ लीन है या स्टॉपेज इन ट्रांजिट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट दो एक्सेप्शंस है, जो दोनों एक्सेप्शंस हमने देख लिए बहुत अच्छे से। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा कि भाई जो अनपेड सेलर है ना उसको लॉ ने जो है कुछ राइट्स दिए हैं, ठीक है, लॉ ने कुछ राइट्स दिए हैं। कैसे राइट्स दिए हैं, तो दो टाइप के राइट्स दिए हैं। पहला राइट्स तो उसको मिला है अगेंस्ट द गुड्स, पहला राइट्स मिला है अगेंस्ट द गुड्स। अब ये राइट्स वो कब यूज कर सकता है, या तो गुड्स उसकी पोजेशन में हो, ठीक है, या तो गुड्स उसकी पोजेशन में हो, तो पोजेशन में है तो वो कौन सा राइट एक्सरसाइज करेगा, राइट ऑफ लीन, पोजेशन में है तो राइट ऑफ लीन। अगर गुड्स रास्ते में है और बायर के पास अभी तक गुड्स पहुंचे नहीं है तो कौन सा राइट एक्सरसाइज कर सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट,
स्टॉपेज इन ट्रांजिट। और याद रखना स्टॉपेज इन ट्रांजिट सिर्फ तभी कर सकता है जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, और किसी भी केस में ये राइट आप उसको नहीं मिलेगा, सेलर को ये राइट नहीं मिलेगा। और ये दोनों राइट्स को एक्सरसाइज करेगा तो गुड्स जो हाथ में आएंगे, अपने पास तो रखना नहीं है उसको गुड्स को, तो क्या करेगा, रीसेल कर देगा। तो वो गुड्स को क्या कर देगा, रीसेल कर देगा। ठीक है, सो ये अनपेड सेलर को एक टाइप तो का राइट तो हमने देख लिया कि गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट्स मिल रहे हैं। अब आगे देखें कि बायर के अगेंस्ट क्या राइट्स है, अगेंस्ट द बायर, बायर के अगेंस्ट क्या राइट्स है। अब देखो क्या होता है ना, अनपेड सेलर है, ठीक है, उसने गुड्स बेच दिया, माल जो है बायर के पास चले गया, तो वो लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ना ही स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है। तो फिर उसके बाद वो अपना पैसा कैसे वसूलेगा अगर बायर उसको पेमेंट नहीं कर रहा है। तो उस केस में जो है वो बायर को क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। ठीक है, बायर को क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। किस चीज के लिए स्यू कर सकता है पता है, स्यू कर सकता है फॉर डिप, DIP, डिप। और यही है हमारी मेमोरी टेक्निक, स्यू फॉर डिप। अब भैया आपको बायर पैसा नहीं दे रहा है, तो आप सबसे पहले स्यू किस चीज के लिए करोगे, प्राइस ऑफ द गुड्स के लिए। तो बायर को जो है आप कोर्ट उठा के लेके जाओगे कि तू मेरे माल का जो है पैसा नहीं दे रहा है ना, चल कोर्ट, और मैं तेरे को स्यू करता हूँ ताकि मेरे को क्या मिले, मेरा प्राइस मिल जाए। तो स्यू फॉर प्राइस, तो प्राइस के लिए स्यू करेंगे। दूसरी किस चीज के लिए स्यू कर सकते हैं पता है, स्यू फॉर इंटरेस्ट, स्यू फॉर इंटरेस्ट, ब्याज के लिए। भाई साहब अगर सेलर ने बायर को माल बेचा तो अगर टाइम से पेमेंट मिल जाती सेलर को, तो वो उस पैसे को आगे कहीं और यूज करता, बट क्योंकि उसको टाइम से पेमेंट नहीं मिली, ठीक है, तो हो सकता है कि सेलर को कहीं से लोन में पैसा लेके आना पड़ा होगा, उसको अपना बिजनेस तो चलाना ही है। तो उस केस में जो है वो क्या कर सकता है, इंटरेस्ट के लिए भी स्यू कर सकता है। वो बोलेगा बायर तू प्राइस तो दे ही, और मेरा पैसा इतने टाइम तक तेरे पास था उसके लिए तू मेरे को क्या दे, ब्याज भी दे, ठीक है, इंटरेस्ट भी दे। अब इंटरेस्ट से रिलेटेड क्या चीजें आएंगी वो देखते हैं। देखो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना था बायर और सेलर का, ठीक है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना था बायर और सेलर का, उसी दिन सेलर ने जो है एक स्पेशल एग्रीमेंट बना दी, एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट बना दी कि भाई अगर तू मेरे को ड्यू डेट के दिन पैसा नहीं देगा तो मैं तेरे से जो है एग्जाम्पल 3% की रेट से क्या लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। उसी दिन ही उसको बोल दिया था कि 3% की रेट से जो है, लेट्स टेक 3% पर मंथ, 3% पर मंथ की रेट से इंटरेस्ट लूंगा। तो अगर उसी दिन स्पेसिफाई कर दिया तो जिस दिन से ड्यू डेट हो जाएगी ना पेमेंट की, उस दिन से जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। और मान लो कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना था तब डिसाइड नहीं हुआ था कि कितना इंटरेस्ट लेना है, बाद में जाके जब ड्यू डेट आई तो ड्यू डेट में पैसा मिला नहीं, तो सेलर बोलता है देख भाई पहले तो हम इंटरेस्ट की बातचीत नहीं कर रहे थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम, बट आज मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि अब तू अगर मेरे को टाइम से पेमेंट नहीं देगा, ड्यू डेट तो निकल चुकी है, अब तू मेरे को जितने दिन लेट करेगा ना तो मैं तेरे ऊपर इंटरेस्ट लगाना चालू कर दूंगा। ठीक है, मान लो उसकी ड्यू डेट थी, लेट्स टेक एन एग्जांपल 10th ऑफ सितंबर, 10th सितंबर को पेमेंट नहीं आया, तो जो है जो सेलर है वो गया बायर के पास और बोला देख ड्यू डेट के दिन तूने मेरे को पेमेंट नहीं की, अब तेरे ऊपर जो है मैं इंटरेस्ट लगाना चालू करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तभी बता दिया कि इंटरेस्ट लगेगा। दूसरा केस क्या है, जब जिस दिन जो है ड्यू डेट थी तब पता चला पेमेंट नहीं हो रही है, तो उस दिन जाके उसको बोल दो कि भाई अब तेरे ऊपर इंटरेस्ट लगाऊंगा। ओके, और कैसे इंटरेस्ट लग सकता है, कोर्ट भी इंटरेस्ट अवॉर्ड कर सकता है। कोर्ट कब अवॉर्ड करेगा, अगर ये दोनों सीन क्लियर नहीं है, मतलब ऐसा सेलर और बायर की ऐसी कोई इंटरेस्ट को लेके बातचीत नहीं हुई है, बट भाई अगर सेलर को मान लो सेलर ने बहुत ज्यादा अमाउंट का माल बेचा होगा तो उसको ब्याज का तो नुकसान हुआ ही होगा ना, तो उस केस में कोर्ट अपने हिसाब से जो है इंटरेस्ट अवॉर्ड कर सकता है। ठीक है, कोर्ट अपने हिसाब से इंटरेस्ट अवॉर्ड कर सकता है। तो ये है इंटरेस्ट की कहानी। तो भाई साहब अगर जो सेलर है, ठीक है, अगर उसको अपना पेमेंट नहीं मिला तो प्राइस के लिए स्यू करो, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं मिला तो इंटरेस्ट के लिए स्यू करो, और उसके बाद जो है वो डैमेजेस के लिए भी स्यू कर सकता है, स्यू फॉर डैमेजेस, स्यू फॉर डैमेजेस। ठीक है, अगर बायर की गलती की वजह से सेलर को और कुछ नुकसान हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक बायर है, ठीक है, बायर बोलता है एग्रीमेंट टू सेल हुआ और बायर बोलता है कि भाई अगले साल जो है तेरा पूरा जो भी फार्म हाउस का तेरा जितना भी मैंगो है मैं खरीदूंगा,
मैंगो सीजन आ गया, मैंगो की कटाई हो गई, मेरे पास दूसरे कस्टमर्स भी आ रहे हैं मैंगो खरीदने, बट मेरे दिमाग में है कि भाई मैंने तो कमिटमेंट कर दी है तो मैं उसी को ही बेचूंगा, और जिससे कमिटमेंट हुई है जो बायर है वो खरीदने आ ही नहीं रहा है, तो सेलर को कितना नुकसान हुआ होगा सोचो। तो नुकसान तो हुआ है ना, तो वो डैमेजेस वो किससे वसूलेगा, वो भी बायर से वसूलेगा। ठीक है, तो देखो अगर अनपेड सेलर है तो उसके पास गुड्स के अगेंस्ट भी राइट्स है, और उसके पास जो है किसके अगेंस्ट राइट्स है, उसके पास जो है बायर के अगेंस्ट भी राइट्स है, बायर को वो स्यू कर सकता है फॉर डिप। ओके ओके ओके, अगर इतनी पिक्चर क्लियर है तो आ जाओ इसको देख लेते हैं एक बार टेक्स्ट से। देखो पहले क्या लिखा है, स्यू फॉर प्राइस, फिर स्यू फॉर इंटरेस्ट, पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है इंटरेस्ट वाली, एंड स्यू फॉर डैमेजेस। ठीक है, उसके बाद देखो, अब देखो अब कहानी में आ रहा है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आ रहा है पता है, अब हो सकता है कि सेलर ने कुछ गलती कर दी और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बायर को नुकसान हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, बायर ने गलती कर रही थी, बायर पेमेंट नहीं कर रहा था तो सेलर को नुकसान हो रहा था। अब ये हो सकता है कि सेलर गलती कर रहा है और उससे बायर को नुकसान हो रहा है, तो बायर को फिर हम रेमेडीज देंगे कि नहीं, बायर को भी तो रेमेडीज देना पड़ेगा ना, जैसे सेलर को रेमेडीज दी। अब सेलर क्या गलती कर सकता है पहले तो वो देखते हैं। सेलर ये गलती कर सकता है कि भाई उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया बायर के साथ और उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ही नहीं कर रहा है, मतलब रेपुडिएट कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को। कैसे, बोल दिया सेलर, मैं मान लो सेलर हूँ, मैं बोल दी मेरे फार्म हाउस में जो है जितने भी मैंगो होंगे मैं जो है एग्जांपल दिव्या को सेल करूंगी अगले साल। अगला साल आया और मेरे को कोई बेटर पार्टी मिल गई, मेरे को बेटर रेट मिल गया, मैं उसको बेच दी। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे दिव्या को तो जो है उस नुकसान होगा ना, दिव्या हो सकता है उसी मैंगो को आगे बेचने वाली होगी, तो उस केस में जो है मेरे रेपुडिएशन करने की वजह से उसको क्या हो रहा है, दिव्या को नुकसान हो रहा है। ठीक है, और सेलर क्या गलती कर सकता है, और सेलर क्या गलती कर सकता है पता है, मान लो कि उसने जो है बायर ने जो है बासमती चावल मंगाया था। ठीक है, बायर और सेलर के बीच में डील हुई थी बासमती चावल के से रिलेटेड, और हमने उसको जो है एकदम नॉर्मल सा चावल दे दिया, जो बासमती तो बिल्कुल भी नहीं है, मान लो हमने उसको खंडा दे दिया, हमने उसको खंडा दे दिया, तो डीलिंग किसकी हुई थी, बासमती की, उसके बदले आप कुछ और सप्लाई कर रहे हो, तो सेलर तो गलती कर रहा है ना यहाँ पे, तो बायर को भी तो फिर रेमेडीज देना पड़ेगा ना। तो देखो बायर को क्या रेमेडीज देंगे, देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे नीचे लिखा है देखो, इन द केस सेलर हैज द फॉलोइंग राइट्स, तो सेल इन दिस केस सॉरी 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 यहाँ पे होना चाहिए बायर हैज द फॉलोइंग राइट्स, बायर हैज द फॉलोइंग राइट्स। ओके, तो बायर के पास क्या राइट्स होंगे, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। यहाँ पे मैंने दिव्या के साथ जो मैंगो उसको सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगले साल तेरे को मैंगो बेचूंगी, और अगर मैं मैंगो नहीं दे रही हूँ तो उस हो सकता है दिव्या ने आगे किसी के साथ डीलिंग करके रखी होगी, तो उसको नुकसान हो सकता है ना, तो उस केस में जो है वो मेरे से डैमेजेस ले सकती है। ठीक है, जो भी नुकसान होगा उसको वो मेरे से भरपाई करवाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या है, स्यूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वो बोलेगी भाई मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को डैमेजेस वगैरह से मतलब नहीं है, जो तूने प्रॉमिस किया था वो परफॉर्मेंस मेरे को करके दे। ठीक है, आई वॉन्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आई वॉन्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और ये कब होता है पता है, जब गुड्स यूनिक नेचर के हो, जब गुड्स क्या हो, यूनिक नेचर के हो। ठीक है, तब आप जो है कोर्ट में जा लेके जाओगे सेलर को, और कोर्ट से बुलवाओगे, जज से बुलवाओगे कि मेरे को कुछ डैमेजेस नहीं चाहिए, मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। लेकिन ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जनरली कब मिलती है, जब यूनिक नेचर ऑफ गुड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसके दादाजी मान लो राधा कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त है, और एक पर्सन जो है राधा कृष्ण जी की बहुत प्यारी पेंटिंग बनाता है, और वैसी पेंटिंग मान लो दुनिया में और कहीं भी नहीं है, एक सिंगल पेंटिंग वही है। ठीक है, और जो सेलर है वो देने से मना कर देता है, आप उसको प्राइस पे करने के लिए रेडी हो तो भी वो देने से मना कर देता है, और आपके जो दादाजी है उनको तो वही पेंटिंग चाहिए उनका, क्योंकि उस पेंटिंग के ऊपर जो है उनका भक्ति भाव आ गया है, दिल आ गया है। तो उस केस में जो है आप सेलर को जो है क्या कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो कोर्ट में, और बोल सकते हो कि आप मेरे को वही गुड्स की डिलीवरी करके दो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बायर के पास और क्या राइट्स है, बायर के पास राइट्स है सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। देखो हमने क्या पढ़ के आए हैं, हम यूनिट नंबर 2 में हमने पढ़ा था अबाउट कंडीशंस एंड वारंटीज, अबाउट कंडीशंस एंड वारंटीज। इसमें क्या पढ़ा था, ऐसी चीजें, ऐसे रिक्वायरमेंट्स, ऐसी स्टिपुलेशंस
जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल है, उसके बिना मैं कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, वो होती है कंडीशंस। लेकिन जो चीजें हमारे लिए सेकेंडरी नेचर है वो होती है वारंटी। तो वारंटी अगर मान लो कि आपको किसी चीज में वारंट ऐसी चीजें नहीं मिली जो सेकेंडरी नेचर की है, तो आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करते हो, आप क्या करते हो, सिर्फ डैमेजेस लेते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, सिर्फ डैमेजेस लेते हो। तो बायर सिर्फ डैमेजेस लेता है इन केस ऑफ वारंटी। ठीक है, अगर वारंटी वाली चीजें उसको नहीं मिलेगी तो वो सिर्फ क्या लेगा, डैमेजेस लेगा। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि अगर ब्रीच ऑफ वारंटी है तो फिर उस केस में बायर के पास क्या राइट्स है, टू क्लेम द डैमेजेस। ठीक है, और बायर को क्या राइट्स मिले हैं, देखो बायर को और क्या राइट्स मिले हैं, वेयर सेलर रेपुडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट। अगर सेलर जो है कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के जा रहा है तो आप भी फिर छोड़ दो। अपन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़े थे भाई, जब समझ में आ गया अगली पार्टी ही परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी नहीं है तो फिर आप भी परफॉर्मेंस मत करो, और अगर आपको कुछ नुकसान हो गया उसकी वजह से तो डैमेजेस ले लो फिर। ठीक है, और बात खत्म करो। तो बायर और क्या कर सकता है, रेपुडिएट भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और लास्ट जो है जो बायर को राइट मिला है दैट इज सूट फॉर इंटरेस्ट। सूट फॉर इंटरेस्ट है, सूट फॉर इंटरेस्ट यहाँ पे कैसे हो सकता है, हो सकता है दोस्तों, कैसे हो सकता है पता है। अब वही राधा कृष्ण वाली पेंटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि वो पेंटिंग जो है 10 lakhs की, ठीक है, वो पेंटिंग कितने की है, 10 लाख की है। बायर ने सेलर को 10 lakhs एडवांस दे के रखा है, एडवांस दे के रखा है, और पेंटिंग की डिलीवरी मिल ही नहीं रही, तो इस एडवांस के ऊपर बायर जो है इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। ठीक है, ये एडवांस जो पेमेंट हुई है उसके ऊपर बायर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। तो ये बायर के राइट्स है। ठीक है, बायर के क्या राइट्स है, जल्दी से एक बार फिर से देखे। बायर बोलेगा मेरा डैमेजेस निकाल, तेरी वजह से नुकसान हुआ है ना, तू ही भरपाई करके दे। तूने बोला था टाइम से मैंगो की डिलीवरी करके देगा, तूने नहीं किया डिलीवरी, मैं आगे बेचने वाली थी उसको, अब मैं नहीं बेच पा रही हूँ, तो उस वजह से मेरी क्रेडिबिलिटी का नुकसान हो रहा है, उस वजह से जो है और मेरे को जो प्रॉफिट कमा सकती थी वो नहीं कमा पा रही हूँ, तो तू मेरे को भरपाई करके दे। ठीक है, फिर जो है बायर जो है बोल सकता है कोर्ट के थ्रू कि भैया मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, डैमेजेस इज नॉट इनफ रेमेडी, आई वांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आई वांट द पेंटिंग। ओके, सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फिर कोर्ट ऑर्डर करेगा। ये जनरली यूनिक नेचर ऑफ गुड्स के केस में होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इन केस ऑफ ऐसे केस जहाँ पे ब्रीच ऑफ वारंटी है, ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं है, ब्रीच ऑफ वारंटी है, तो वहां पे भी हम क्या मानेंगे, डैमेजेस। जैसे अगर हमने उसको ट्रक बेच दिया, ट्रक अच्छी थी बट उसका हॉर्न अच्छा नहीं था, तो फिर बायर क्या मांगेगा, डैमेजेस मांगेगा। फिर उसके बाद जो है बायर और क्या मांग सकता है, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट अगर उसने एडवांस पेमेंट कर दी है, या फिर अगर सेलर ही खुद बोलता है भैया मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, तो भैया बायर को भी करने की क्या जरूरत है, सेलर हट रहा है तो आप भी हट जाओ, और आप क्या कर दो, रिसाइंड कर दो कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, रिसाइंड, रेपुडिएट, कैंसल, ये सबका सेम मीनिंग है। ओके, चलो, सो ये हो गया हमारा जो हम अपने बायर को रेमेडी देते हैं। और अब लास्ट पार्ट ऑफ द यूनिट और लास्ट पार्ट ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, दैट इज ऑक्शन सेल्स। ऑक्शन सेल्स कुछ नहीं है भाई, ऑक्शन सेल्स इसका मतलब होता है नीलामी। ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखियो, उसमें ऑक्शन सेल हुई थी। ठीक है, 3 बार ऐसे जो है हैमर गिरता है, 1 2 3, और जैसे थर्ड बार हैमर गिरता है मतलब प्रॉपर्टी हो जाती है ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, उसको बोलते हैं ऑक्शन सेल या फिर नीलामी। ठीक है, तो अब ऑक्शन सेल से रिलेटेड अपन देखते हैं ये क्या बोलता है। इट इज अ मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड पब्लिकली। मान लो कि किसी ऐसी चीज को बेचना है जिसके बहुत सारे ग्राहक हो सकते हैं। मान लो एक आलिशान जो है, एक एक ले लेते हैं, एक बंगलो है, ठीक है, आलिशान एकदम महल टाइप का, वो बेचना है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों को बुला लेंगे और बहुत सारे लोग बोली लगाएंगे। ठीक है, बोली स्टार्ट होगी, मान लो एक जन बोल रहा है 50 करोड़, एक जन बोल रहा है 55 करोड़, तो सबको बुलाते हैं हम ताकि वो क्या करे, बिडिंग करे, बोली लगाए। ठीक है, आप लोग एक बार सर्च करना जाके आज जेम पोर्टल के बारे में। जेम पोर्टल, जेम पोर्टल के थ्रू जो है ना सरकार जो है सामान खरीदती है पब्लिक से। ठीक है, तो किस रेट में खरीदती है, सब लोग बोली लगाते हैं। सब लोग बोली कैसे लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू।
ये जेम पोर्टल में ही हम जाते हैं और बोली लगाते हैं, जो भी मिनिमम बोली रहती है फिर उससे सामान खरीदती है सरकार। तो यही तो होता है बोली लगाना, ठीक है। सरकार अगर खरीद रही है तो मिनिमम में खरीदेगी, और जब बेचना रहता है ना किसी चीज को तो सबसे महंगे में अपन बेचते हैं, ठीक है। लॉजिक क्लियर है ना? खरीदेगा इंसान तो सस्ते में ही खरीदना चाहेगा ना, और बेचेगा तो महंगे में बेचेगा। ओके चलो, प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, तो जब बेच रहे हैं तो हाईएस्ट बिडिंग में बेचेंगे। ओके, ऑक्शनियर, वो पर्सन जो ऑक्शन करता है, पूरा कंडक्ट कराता है, जो है वो ऐसे ऐसे हैमर फॉल करता है, पूरा ऑक्शन अरेंजमेंट करता है, वो जो है सेलर का एजेंट होता है। मतलब मेरे को अपनी प्रॉपर्टी बेचना है बट मेरे को ऑक्शन पूरा करने आता नहीं अच्छे से, तो मैं क्या करूंगी, एक ऑक्शनियर को हायर कर लूंगी, और वो क्या रहेगा, मेरा एजेंट रहेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जो ऑक्शनियर है ना, उसके खुद के पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकती है, तो वो भी अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है, तो वो खुद ही ऑक्शनियर है और वो खुद ही का प्रिंसिपल भी है, ठीक है। तो ही में ऑल्सो सेल, ही मतलब कौन, ऑक्शनियर, ही मतलब कौन, ऑक्शनियर। Auctioneer may also sell his own property as principal and does not disclose this fact, और उसको ये फैक्ट बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है जिसका मैं ऑक्शन कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं हैमर फॉल कर रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी मेरी है, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है ऑक्शन। ओके, अब ऑक्शन से रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं, देखो ऑक्शन से रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं पता है, पहले इजी इजी से चालू करते हैं। ऐसा होता है और एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा होता है कि लोग क्या करते हैं ना, अपने ही लोग बैठा देते हैं बिडिंग में। आप अपने पेरेंट्स से, अपने पापा मम्मी से डिस्कस करना, अगर कोई बिजनेस में होगा तो, कि लोग क्या करते हैं ना, अपने ही लोगों को बिडिंग में बिठा देते हैं और प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कैसे, मान लो कि लोगों ने बिडिंग स्टार्ट की 50 लाख से, तो सेलर अपने ही लोगों को बैठा देगा और बोलेगा कि तुम लोग बिडिंग को जो है ना ऊपर ही लेके जाते जाओ, बोलो कि तुम लोग 75 लाख से स्टार्ट करो बिडिंग, और बढ़ाओ, ताकि क्या हो, सेलर को फायदा हो। इसको क्या बोलते हैं, प्रिटेंडेड बिडिंग, इसको बोलते हैं प्रिटेंडेड बिडिंग। तो प्रिटेंडेड बिडिंग अलाउ होगी कि नहीं अलाउ होगी, ये अलाउ नहीं होती है, ठीक है, ये अलाउ नहीं होती। और अगर प्रिटेंडेड बिडिंग हुई और किसी बायर ने जो है खरीद लिया, ठीक है, बायर ने मान लो वो सामान खरीद लिया जिसमें प्रिटेंडेड बिडिंग हो रही थी, तो बाद में बायर के पास ये ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ट्रीट करे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ट्रीट करे मतलब, अगर उसने, उसको समझ में आ रहा है भाई यहाँ पे प्रिटेंडेड बिडिंग हुई थी, उसकी वजह से मैंने बहुत महंगे में खरीद लिया है, तो वो क्या कर सकता है, सामान वापस दे देगा और उसके बदले क्या कर लेगा, अपने जो भी पैसे है वो वापस ले लेगा, ठीक है, दैट इज प्रिटेंडेड बिडिंग। ओके, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, एक होता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये प्रिटेंडेड बिडिंग वाला पॉइंट हमने देख लिया ये, ठीक है। अब देखो, एक होता है रिजर्वेशन ऑफ राइट्स टू बिड, रिजर्वेशन ऑफ राइट्स टू बिड, इसका क्या मतलब होता है, रिजर्वेशन ऑफ राइट्स टू बिड। यहाँ पे जो है, जो सेलर है वो एकदम क्लियर है, किस चीज को लेके क्लियर है, कि मैं अपने बंदे जो है वहां पे बैठाऊंगा, ठीक है, सबको वो क्लियरली बता रहा है, ऑलरेडी नोटिस सबको मिल चुकी है कि सेलर के भी लोग जो है बिडिंग में बैठे हैं, वहां पे उसने क्या किया है, राइट्स टू बिड को रिजर्व करके रखा है, तो ऐसा सेलर कर सकता है, ये उसको अलाउड है, ठीक है, दिस इज अलाउड। लेकिन अगर उसने नहीं बताया है तो फिर नहीं बताया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल, और सेलर के ऊपर जो है ना फ्रॉड्यूलेंट के चार्जेस लग जाएंगे। सेलर को बोल देंगे कि सेलर क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। तो फ्रॉड कर रहा है ये मान लेंगे अगर उसने नहीं बताया कि मेरे बंदे बैठे हैं, और अगर उसने बता दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो बेटर क्या है, बता दो भैया कि मेरे लोग यहाँ पे बैठे हैं और वो बिडिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इतना क्लियर आया, समझ में आया। यही पॉइंट्स में सबको डाउट होता है कि प्रिटेंडेड बिडिंग क्या होता है। प्रिटेंडेड बिडिंग मतलब सेलर के लोग बैठे हुए हैं। रिजर्वेशन ऑफ राइट्स टू बिड मतलब सेलर ने अपने पास राइट्स रिजर्व करके रखी है कि मेरे लोग बिडिंग करेंगे, तो अगर रिजर्व करके रखी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और नहीं रिजर्व किए तो भी अपने बंदे बैठाए हुए हैं तो फिर दिक्कत की बात है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। ओके, तो अब ये हमने कौन कौन सा पॉइंट देख लिया है पता है, हमने देख लिया है राइट्स टू बिड में भी रिजर्व, हमने देख लिया है ये वाला पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट्स हमने देख लिया है, ठीक है। अब आ जाओ, एक पॉइंट बता रही हूँ, 5th वाला, द सेल में बी सब्जेक्ट टू रिजर्व ऑब्लिक अपसेट प्राइस, बहुत इजी है।
देखो ऐसा ही होता है, बिडिंग जब चालू होती है ना तो पहले से बता देते हैं मिनिमम बिडिंग जो है एग्जाम्पल 1 करोड़ से स्टार्ट होगी, 1 करोड़ से कम की बिडिंग अलाउड नहीं है, तो मिनिमम बिडिंग अमाउंट बताया जा सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिजर्व्ड प्राइस या अपसेट प्राइस। ओके चलो अब आ जाओ, एक पॉइंट देखते हैं। इन केस ऑफ ऑक्शन सेल इज कंप्लीट ऑन फॉल ऑफ हैमर, बिफोर फॉल ऑफ हैमर बिडर में रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड। मतलब क्या है पता है, देखो लोग बोलियां लगा रहे, एक पर्सन ने बोली लगाई 1 करोड़, दूसरा बोल रहा है 1 करोड़ 10 लाख, ऐसे करते करते बोली जो है 5 करोड़ तक पहुंच गई, ठीक है, 5 करोड़ तक बोली पहुंच गई। और जैसी हैमर हैमर जो है गिरा, ठीक है, कितने बार गिरता है मेरे को ध्यान नहीं, मोस्टली 3 बार गिरता है, 1 करोड़ 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3। तो जैसे 5 करोड़ 3 में हैमर गिरा मतलब बिड लॉक हो गई और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे थर्ड बार हैमर गिरता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो थर्ड बार हैमर गिरने से पहले अगर बिडर चाहे तो अपनी बिड वापस ले सकता है, ध्यान से, ठीक है। थर्ड बार हैमर गिरा उसके पहले बिडर चाहे तो अपनी बिड वापस ले सकता है, लेकिन अगर थर्ड बार गिरा उसके बाद बिड वापस नहीं ले सकता, ठीक है। ओके इसके बारे में अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा है, यूनिट नंबर 1 में। ओके अब एक पॉइंट बचा है रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल में, वेयर गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स ईच लॉट इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी सब्जेक्ट ऑफ अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब गुड्स लॉट में बिकते हैं, ठीक है, मान लो कि अच्छा बिडिंग पता है आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर ये सब में भी बहुत ज्यादा बिडिंग चलती है। अब एग्रीकल्चरल सेक्टर में मान लो बिडिंग चल रही है, एक पर्सन है ऑक्शनियर और उसके पास जो है मान लो 10 kg राइस है, उसकी बिडिंग चल रही है, उसको राइस बेचना है, और 5 kg जो है उसके पास क्या है, व्हीट है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे बट अपन इसी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब ये ऑक्शनियर जो है बिडिंग करवा रहे हैं, यहाँ पे बी ने बिडिंग की फॉर द राइस एंड फॉर द व्हीट ऑल्सो, और उसको जो है बिड मिल गया क्योंकि उसने सबसे हाईएस्ट बिडिंग की थी, तो हाईएस्ट वाले को ही बेचते हैं, तो हाईएस्ट बिडिंग की तो इसको हमने सेल कर दिया। तो ये जो डिफरेंट लॉट्स है ना इनको प्राइमा फेसी जो है इनको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। मतलब 10 kg जो राइस का बिडिंग हुई है ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जो व्हीट की बिडिंग हुई है ना ये भी एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा, भले ही एक पर्सन के साथ ही हो रहा है, बट दीज टू शुड बी कंसिडर्ड एज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है पता है, इसका ये मतलब है मान लो कि बी ने जो है व्हीट का तो पैसा दे दिया, ठीक है, लेकिन व्हीट का पैसा दे दिया, राइस का पैसा नहीं दिया, और व्हीट मान लो अभी ऑक्शनियर के पास ही है, राइस भी ऑक्शनियर के पास ही है, ठीक है। तो उस केस में जो है अगर लीन एक्सरसाइज करना चाहता है क्योंकि उसको पैसा तो नहीं मिला है तो वो इस व्हीट के ऊपर नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है, पैसा व्हीट का मिल गया है, व्हीट का पैसा मिल गया है, राइस का पैसा नहीं मिला है, राइस का पैसा नहीं मिला है, दोनों गुड्स अभी भी जो है ऑक्शनियर के पास है, व्हीट भी राइस भी। तो उस केस में जब लीन एक्सरसाइज करना है ना तो वो सिर्फ किसके ऊपर कर सकता है, राइस के ऊपर कर सकता है, व्हीट को रिलीज करना ही पड़ेगा क्योंकि व्हीट के लिए एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो अगर अलग अलग लॉट में अगर गुड्स जब लॉट में बिकते हैं तो ईच लॉट शैल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ओके चलो सो ये हो गया क्लियर। अब आ जाओ, बस एकदम छोटी सी बात बची है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उस टाइम पे और जब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हैं उस टाइम के बीच में टैक्स रेट जो है चेंज हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत बार होता है, टैक्स रेट चेंज हो जाता है। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब टैक्स रेट हो सकता है कम था, जिस दिन परफॉर्मेंस करनी थी उस दिन टैक्स रेट ज्यादा है, तो कौन सा टैक्स रेट लगाएं, कौन सा टैक्स रेट लगाएं। तो देखो सबसे पहली चीज तो आप लोग है ना आपस में बायर और सेलर जो है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर करके रख सकते हो कि टैक्स रेट बढ़े चाहे कम हो हम तो यही वाला टैक्स रेट लगाएंगे जो अभी चल रहा है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है हम वही वाला टैक्स रेट लगाएंगे। अगर वो लोग क्लियर कर चुके हैं तो फिर तो वैसा ही होगा, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर है तो फिर वैसा ही होगा। दूसरा केस है जब हम लोग क्लियर नहीं है कि कौन सा टैक्स रेट लगाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन का कि परफॉर्मेंस वाले दिन का, तो उस केस में जो है जिस दिन परफॉर्मेंस होगी उस दिन जो टैक्स रेट होगा वो लगेगा, चाहे ज्यादा टैक्स रेट हो चाहे कम टैक्स रेट हो, चाहे टैक्स पूरा हट गया हो, जो भी हो फिर परफॉर्मेंस वाले दिन का हम देखेंगे टैक्स रेट, ठीक है। तो या आपके लिए बेटर यही है ना कि टर्म्स में क्लियर कर दो भाई कि जो भी हम तो इसी दिन का टैक्स लगाएंगे, बाद में जो भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता।
आप क्लियर कर सकते हो। अगर क्लियर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस वाली डे का टैक्स रेट लेंगे। ओके, तो चलो आज हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी फाइनली होता है पूरा कंप्लीट। वो भी बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया है, फुल ऑन मेमोरी टेक्निक्स यूज की है, फुल ऑन एग्जाम्पल यूज किए हैं और बहुत अच्छे से किया है और ट्राई किया है कि बहुत कम टाइम में, लेकिन एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, एक भी पॉइंट बुक का छूटना नहीं चाहिए। तो हमने कर लिया है रिवाइज और अब हम करेंगे मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा देखना है जल्दी से कमेंट में मेरे को बताइए, उसके हिसाब से मैं शेड्यूल करूंगी। टिल देन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डाउट हो आप में से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।